नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है योर न्यू इन्फो। तो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक ऐसी समस्या के बारे में जिसके बारे में आपने कभी ना कभी सुना है। अंग्रेजी में इस समस्या को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं और हिंदी भाषा में इसे वैश्विक ताप वृद्धि के नाम से जाना जाता है। ये एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है, यानी कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा शब्द है जिससे लगभग हर कोई परिचित है, लेकिन इसका अर्थ अभी तक हम में से अधिकांश के लिए स्पष्ट नहीं है। आइए जानते हैं क्या है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के तापमान के पूरे तापमान में क्रमिक वृद्धि को बताता है। विभिन्न गतिविधियां हो रही हैं जो धीरे धीरे धरती का तापमान बढ़ा रही हैं। पृथ्वी के औसतन तापमान में लंबे समय से वृद्धि हो रही है। इसका प्रमुख कारण है ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रेट ऑक्साइड का अत्यधिक उत्सर्जन शामिल है, जो कि जीवाश्म ईंधनों के जलने जैसे कि पेट्रोल, डीजल, अत्यधिक फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से होता है। वनों की कटाई भी इसमें शामिल है। जंगलों को काट कर कंक्रीट कर देना भी इसका मुख्य कारण है। आंकड़ों की तरफ देखें तो पृथ्वी की सतह का औसतन तापमान पिछले 100 वर्षों में लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है और अगर मौजूदा रुझान ऐसे ही जारी रहे तो वर्ष 21वीं सदी के अंत तक तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। तापमान का बढ़ना कोई छोटी बात नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग हमारे हिम ग्लेशियरों को तेजी से पिघला रहा है। ये धरती के साथ साथ इंसानों के लिए भी बेहद हानिकारक है। वैश्विक ताप वृद्धि के कई गंभीर प्रभाव हैं, जो पूरी दुनिया और भारत दोनों को प्रभावित कर रहे हैं। हाल ही के दिनों में आपने ये महसूस भी किया होगा कि क्लाइमेट चेंज भारत के लिए एक गंभीर समस्या बन गया है। मौसम के इस असंतुलन से होने वाले प्रभाव भी बहुत गंभीर हैं। गर्मियों के दिनों में अत्यधिक गर्मी और ठंड के समय में अधिक सर्दी पड़ने लगी है। इसके साथ साथ बारिश के होने के पैटर्न में भी काफी बदलाव हुआ है, जिसकी वजह से कहीं अत्यधिक बारिश होती है तो कहीं सूखा पड़ जाता है। वैज्ञानिक डेटा के अनुसार उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ दशकों में इन क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा में लगभग 7% तक की वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं बल्कि बारिश के पैटर्न में परिवर्तन के कारण कुछ क्षेत्रों में लंबी अवधि का सूखा पड़ रहा है, तो वहीं कुछ क्षेत्रों में भारी बाढ़ की घटनाओं के कारण गांव और शहरों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए भारत के कई हिस्सों में जैसे बिहार और गुजरात में इनका कहर देखा जा रहा है। साइंटिस्ट के रिसर्च से ये भी पता चला है कि पहले जहां वर्षा की फ्रीक्वेंसी नियमित थी, अब इसका पैटर्न बदल गया है। जैसे कि मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों में भी कम समय में भारी वर्षा की घटनाएं बढ़ रही हैं, जो शहरी बाढ़ का कारण बनती हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत का 1.3 बिलियन हिस्सा मतलब लगभग 68% भाग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से कृषि पर ही निर्भर करता है। सरकारी आंकड़ों को आधार बनाए तो पता चलता है कि लगभग 62% लोग कृषि पर आधारित हैं। बारिश के पैटर्न में बदलाव का सीधा प्रभाव फसलों पर पड़ता है। मॉनसून के पैटर्न के बदलाव के कारण किसान समय पर बुआई नहीं कर पाते और फसलों को आवश्यक जल नहीं मिल पाता। इससे फसलों के प्रोडक्शन में भी गिरावट हो रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अनुसार अगर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो गेहूं की पैदावार में 4 से 5% तक की कमी आ सकती है। आंकड़ों में शायद ये नंबर छोटे हों, मगर लोगों के जीवन में इसका इफेक्ट बहुत गहरा हो रहा है। बारिश का असमान वितरण जल संसाधनों पर भी दबाव बढ़ा रहे हैं। स्थिति कोई भी हो, बाढ़ और सूखा दोनों स्थिति में जल स्रोतों का प्रबंध चुनौतीपूर्ण हो गया है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारत के अधिकांश हिस्सों में जल की समस्या बढ़ती हुई नजर आएगी। ICAR के अनुसार 2050 तक ग्लोबल वार्मिंग से हो रही प्रॉब्लम्स के कारण फसल उत्पादन में 10% तक की गिरावट हो सकती है, जिससे लोगों को फूड क्राइसिस का भी सामना करना पड़ सकता है। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के पन्नों को और पलटा के देखने से पता चलता है कि भारत की तटीय क्षेत्रों में समुद्र के स्तर में वृद्धि हो रही है, जिससे उन इलाकों में बाढ़ की समस्या, बढ़ते पानी के लेवल के कारण भूमि कटाव और समुद्र के किनारे रहने वाले आबादी को विस्थापन यानी कि उस स्थान को छोड़कर जाना भी पड़ सकता है। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े तटीय शहरों को समुद्र स्तर बढ़ने से खतरा है। शोधकर्ताओं के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट ने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 2030 तक लगभग 2.5 लाख से ज्यादा मौतें हो सकती हैं।
इन डेथ्स के रीजन पे गौर करें तो पता चलता है कि आने वाले समय में बीमारी भी अपने पैर फैलाने में पीछे नहीं हटेगी। मच्छर जनित बीमारियां जैसे कि डेंगू और मलेरिया तो अभी भी अपने असर को दिखा रहे हैं। भारत में हीट वेव भी एक नई चुनौती के रूप में सामने आई है। ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में अपना असर दिखा रहा है। इसके प्रभाव के कारण आर्कटिक और अंटार्कटिका महासागर की बर्फ भी तेजी से पिघल रही है। नासा की रिपोर्ट में बताया गया कि 1993 से 2018 तक समुद्र के स्तर में 3.3 मिली प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हो रही है और अगर इसी स्पीड से बर्फ का पिघलना चालू रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया को भारी बाढ़ से होने वाले नुकसान को सहना पड़ेगा। इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जानवरों और पौधों की अनेक प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। IPCC के अनुसार यदि तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है तो 99% प्रवाल भित्तियां नष्ट हो जाती हैं। कोरल लीव्स को मूंगे की चट्टान भी कहा जाता है। ये समुद्री जीवन और समुद्र पर निर्भर आजीविकाओं के लिए विनाशक साबित हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत गंभीर समस्या है जिसके कारण हम भी हैं। अगर जल्द से जल्द हमारे द्वारा इसके बारे में कदम नहीं उठाया गया तो शायद हम नुकसान के भुगतान के लायक भी नहीं रहे। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के निपटान के लिए हमें तत्काल और प्रभावित कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके लिए विश्व स्तर पर सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। लोगों को अवेयर करना होगा, जिसके लिए सबसे पहला कदम होगा ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन को कम करना। ये ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। इसके लिए हमें बस इतना ही करना है, जैसे जीवाश्म ईंधनों की जगह यानी कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जैसे ईंधनों की जगह सोलर एनर्जी जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइड्रो पावर का उपयोग अपने डे टू डे लाइफ में बढ़ाना होगा। भारत में 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य है। पेट्रोल और डीजल वाली व्हीकल की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करना एक अच्छी शुरुआत है। सूत्रों की कहें तो भारत ने 2030 तक सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य भी लिया है। फैक्ट्री और घरेलू उपयोग में बिजली की खपत को कम करने के लिए ऊर्जा दक्षता उपाय अपनाना चाहिए। LED बल्ब और ऐसे उपकरणों को उपयोग करके बिजली की खपत में 30% तक की कमी लाई जा सकती है। लोगों का समस्या के प्रति सेल्फ अवेयर हो जाना ही हमारी अधिक समस्या को हल कर देता है। बची आधी समस्या हम उचित कदम उठाकर नियंत्रित कर सकते हैं। यदि विश्व भर में सरकारें, उद्योग और आम लोग मिलकर जलवायु के प्रति जागरूक हो जाएं और ठोस कदम उठाएं तो भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी जानकारी भरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।